एंड सप्लाई भी कहते हैं। क्लियर जी। तो सवाल है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 5 को अगर आप 1.8 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 9 मिनट्स बनते हैं। तो 9 मिनट्स में आप लोगों ने ये सवाल सॉल्व करना है। तो वो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं ना, सब्स्टिट्यूट्स, चेंज इन सब्स्टिट्यूट्स, चेंज इन कंप्लीमेंट्स, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वो मैंने उस दिन आपसे कहा था कि आप खुद पढ़ ले, तो उसका जवाब वो जो मैंने आपसे कहा था कि खुद पढ़ ले, तो ये इधर लिखना था, ठीक है। कि अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से अगर सप्लाई में चेंज आता हो तो उसको हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। और अदर फैक्टर कौन कौन से हैं, तो वो आपने पढ़े कि नहीं यार? वो पढ़े थे कि नहीं जो मैंने आपसे कहा था कि इसको आप घर में जाके पढ़ ले, ठीक है जी। तो ये चेंज इन सप्लाई, उधर उस फैक्टर, चेंज इन सब्स्टिट्यूट, चेंज इन कंप्लीमेंट्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, वो चेंज इन टैक्सेशन, वो करवाए थे ना आपसे, सब्सिडी वगैरह। क्लियर है जी? ये पहला सवाल। दूसरा, what do you understand by reservation price, and briefly describe 3 factors which may affect the reservation price। यार पूछ रहा है आपसे 5 मार्क्स के लिए कि रिजर्वेशन प्राइस किसे कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि रिजर्वेशन प्राइस वो प्राइस होती है जो मिनिमम प्राइस होती है, जो कंज्यूमर एबल विलिंग टू एक्सेप्ट होगा, जो कम से कम वो प्राइस होगा जो उसने एक्सेप्ट करना है कि मुझे अपने प्रोडक्ट का तो कम से कम ये प्राइस तो मिलना चाहिए ना, ठीक है। और फिर उसने कहा था कि कोई भी 3 फैक्टर ले लें जो कि रिजर्वेशन प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो उधर हमने 4 पढ़े थे ना, तो आपने कोई से भी 3 लिखने हैं। कौन कौन से थे? ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा क्या था? डिस्पोजेबल इनकम, सब्स्टिट्यूट्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 4 थे ना, तो आप इनमें से कोई भी 3 लिख लें। क्लियर जी। तो रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है जी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये मोहम्मद इमरान मैंने आपसे कहा था भाई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि एक चीज महंगी बनी है, ठीक है ना, उसके मटेरियल, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको महंगे मिले हैं, कॉस्टली मिले, तो आप उसकी रिजर्वेशन प्राइस हाई रखोगे। लेकिन अगर एक चीज कम कास्ट पे बनी है, आपको कास्ट कम पड़ी है, तो आप उसकी रिजर्वेशन प्राइस लो रखोगे। फिर आप उसे कम प्राइस पर भी बेचोगे क्योंकि आपने सस्ती बनाई है ना। लेकिन अगर आपने एक चीज महंगी बनाई है इमरान, तो फिर होगा क्या? फिर उसकी रिजर्वेशन प्राइस भी फिर आप हाई रखोगे। अब क्लियर है जी? जी इमरान, अब क्लियर है? रिजर्वेशन प्राइस में किसी को कोई इशू? जी इमरान, अब क्लियर है भाई? जी जी जी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है ना जी। तो आप कोई भी सी 3 लिख लो, लेकिन उसने आपसे 3 कहा है ना, तो भाई आप लोगों ने 3 ही लिखने हैं। 5 नंबर का सवाल है, ठीक है जी। 5 नंबर का सवाल, क्लियर। तो 2 मार्क्स डिफिनीशन के हुए रिजर्वेशन प्राइस के, और 3 3 आपने इसके फैक्टर्स लिखने हैं, तो 1 1 मार्क्स इसका हो जाएगा। क्लियर भाई? तो आपने इस तरह काइंडली सवाल को मैनेज करना होगा। क्लियर? जब उसने 3 मांगे तो आप काइंडली 3 लेके ले। फिर अगर उसने 4 मांगे होते तो आप 4 लिख ले, अगर उसने 2 मांगे तो आप 2 लिख ले, ठीक है। लेकिन अगर उसने मेंशन ही नहीं किया तो फिर आप चारों के चारों लिख सकते थे। क्लियर? ऑब्जेक्टिव था ना भाई हमजा, तीसरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव था ना उसमें। देखिए, पहला पॉइंट था डिस्पोजेबल इनकम, दूसरा पॉइंट था सब्स्टिट्यूट, तीसरा पॉइंट था ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये था कि अगर आपने हाई प्रॉफिट कमाना है, आपका ऑब्जेक्टिव जो मकसद है ना, हाई प्रॉफिट कमाना है शॉर्ट टर्म के लिए, आप कहते हो मैं मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए आया हूं और मैंने शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट कमा के ना मार्केट को छोड़ के चला जाना है, ठीक है। तो फिर आप रिजर्वेशन ना 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 मेंशन नहीं करोगे। उसने कहा यार ब्रीफली डिस्क्राइब, ब्रीफली डिस्क्राइब। देखो इस पॉइंट को आप समझे सारे, 2 3 तरह की टर्मिनोलॉजी वो यूज करेगा। या तो वो आपसे कहेगा ब्रीफली डिस्क्राइब या ब्रीफली एक्सप्लेन, या अगर वो आपसे कहे लिस्ट कर लो, तो अगर उसने कहा होता लिस्ट कर लो तो आप सिर्फ लिस्ट कर लेते कि डिस्पोजेबल इनकम, दूसरा था सब्स्टिट्यूट, तीसरा था ऑब्जेक्टिव और चौथा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आप सिर्फ लिस्ट कर लेते। लेकिन अगर उसने कहा कि ब्रीफली डिस्क्राइब, तो ब्रीफली डिस्क्राइब का मतलब ये
कि आपने ऊपर हेडिंग भी देनी है और 2-3 लकीरों में उस हेडिंग को एक्सप्लेन भी करना है। क्लियर जी हमजा? कि आप ब्रीफली डिस्क्राइब का मतलब ये है कि आप ऊपर हेडिंग देके ना इसको 2-3 लकीरों में एक्सप्लेन कर ले। क्लियर? अगर उसने आपसे कहा होता कि यार सिर्फ लिस्ट कर लो कि वो कौन से फैक्टर है कि जो रिजर्वेशन प्राइस को इफेक्ट करती है, इस पॉइंट्स को लिस्ट कर लो, तो सिर्फ आप एक एक लकीर में वो 3 पॉइंट लिस्ट कर लेते। तो इसको आप लोगों ने समझना इंशाल्लाह साथ साथ जब हम इसको कर जाएंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन क्लियर होना चाहिए कि ब्रीफली डिस्क्राइब, लिस्ट, ठीक है ना, और डिस्क्राइब इन चीजों में, एक्सप्लेन में इन्होंने आप में फर्क को वाज़ेह करना होगा। क्लियर जी? तो डिस्क्राइब का मतलब ये कि हेडिंग दे के ना 2-3 लकीरों में आप उसको लिख ले। जी यहां तक कोई इशू? ये तो फिर आईसीएमए में एक सवाल आया था कि लॉ ऑफ सप्लाई किसे कहते हो, इसको द हेल्प ऑफ टेबल और डायग्राम आप इसको एक्सप्लेन कर लें। क्लियर जी? तो यहां तक काइंडली कोई इशू, कोई मसला? जी जी आगे चलते हैं अब। इससे पहले हमने पढ़ा डिमांड और उसके बाद फिर हमने पढ़ा सप्लाई। क्लियर? डिमांड और प्राइस का आपस में था इनवर्स रिलेशनशिप कि जैसे जैसे प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज आएगा, या जैसे जैसे प्राइस में इंक्रीज आएगा क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज आएगा। और हमने पढ़ा कि देयर इज ए नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद हमने पढ़ा सप्लाई का। डिमांड को हमने पढ़ा कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। क्लियर? और सप्लाई को हमने पढ़ा फर्म्स या प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। सप्लाई में हमने पढ़ा कि प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाई का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी प्रोड्यूसर विलिंग होगा कि वो मजीद सप्लाई करे मार्केट में। अब हम पढ़ते हैं प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है कि यार हमने कौन सा प्राइस, कौन से प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, कि कौन से प्रोडक्ट का प्राइस क्या होने चाहिए। क्लियर? अब हम इधर पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड का। देखिए दो तरह के प्राइसेस होते हैं मार्केट में, दो तरह के प्राइसेस चलते हैं। एक को कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट प्राइस, सही है, एक होता है रेगुलेटेड मार्केट प्राइस और एक होता है इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। रेगुलेटेड मार्केट प्राइस वो होती है कि जो हुकूमत डिसाइड करती है कि फला प्रोडक्ट की प्राइस इतनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हुकूमत ने फिक्स कर दिया कि शुगर की प्राइस 60 पर केजी होनी चाहिए, आटे की प्राइस फॉर एग्जांपल 100 पर केजी होनी चाहिए और घी की प्राइस फॉर एग्जांपल 100 पर केजी होनी चाहिए। ये इसको कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट प्राइस, व्हिच इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, व्हिच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ए प्राइस व्हिच इज डिटरमाइंड या डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड रेगुलेटेड मार्केट प्राइस। हुकूमत इसका तयन करती है कि फला प्रोडक्ट की प्राइस इतनी होनी चाहिए, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। क्लियर? तो इसको कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट प्राइस। इसमें कोई कंफ्यूजन? रेगुलेटेड मार्केट प्राइस में कोई कंफ्यूजन? जी रेगुलेटेड मार्केट प्राइस में कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस हम इसको पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में दो तरह की फोर्सेस होती हैं, डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स। दो फोर्सेस होती हैं मार्केट में, डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स। इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस इज ए प्राइस विच इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस, जो कि मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती है। यानी क्या? डिमांड और सप्लाई किस तरह डिटरमिन करेंगे अब इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। अब इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस कौन सी प्राइस होगी? वो प्राइस जहां इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस इज द प्राइस at which quantity demanded equal to quantity supply
and will be established and restored by the market forces. देखें, जहां डिमांड सप्लाई के इक्वल हो, जहां डिमांड सप्लाई के इक्वल हो, उस प्राइस को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस. इन सिंपल वर्ड्स, जहां डिमांड सप्लाई को क्रॉस करे, वो पॉइंट कि जहां डिमांड सप्लाई को क्रॉस करे, उस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस. फॉर एग्जांपल ये भी डायग्राम के थ्रू भी करेंगे, टेबल के थ्रू भी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. दो तरह की फोर्सेस होती हैं मार्केट में, डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स. इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल हो, वो इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस होगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और वो दोनों को एक्सेप्टेबल होगा. कंज्यूमर को भी एक्सेप्टेबल होगा और प्रोड्यूसर को भी एक्सेप्टेबल होगा. इसमें कोई इशू इस पॉइंट में, फिर हम अपनी किताब की तरफ चलते हैं. शाबाश, पूछें इस रेगुलेटेड प्राइस में और इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस में कोई इशू. अब ये किस तरह होगा, अब इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे. जी, सलमान, एजाज, अहमद, शमीन, इकरा, काइंडली. इमरान, अभी डायग्राम के थ्रू हम करेंगे, लेकिन आप इतना समझें डिफिनीशन से कि जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस. अभी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. जी, ये डिफिनीशन इसकी, ये डिफिनीशन, द प्राइस इट फिट, ये जहां इक्वल हो क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे की इक्वल हो, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस. तो इस डिफिनीशन को आप लोग देख ले, इंपॉर्टेंट है, इसको एक नजर पढ़ ले, कोई इतनी जरूरत नहीं है इसकी. पहले हम टेबल की तरफ आते हैं. ये देखे टेबल, देख अभी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. जैसे 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 रेगुलेटेड प्राइस, अब्दुल मजीद, रेगुलेटेड प्राइस वो प्राइस होती है जो हुकूमत ने डिसाइड कर दी कि यार इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी होनी चाहिए. क्लियर? तो इसको हम कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट प्राइस. अगर आप में से कोई बंदा जमींदार टाइप हो ना, जो गांव से रिलेटेड करता हो ना, तो उसको पता होगा कि नॉर्मली हुकूमत जमींदारों को बचाने के लिए गन्ने की प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि यार इतने इतने पर आपने एक मन खरीदना है, ठीक है ना. शुगर मिलों से वो कहते हैं कि इतने मन, इतने प्राइस से आपने कम नहीं खरीदना. फॉर एग्जांपल उसने कहा कि यार 200 रुपए पर मन आपने गन्ना खरीदना है, 200 रुपए से कम पे आपने नहीं खरीदना. क्लियर? तो ये एक रेगुलेटेड प्राइस होती है, या हुकूमत ने फिक्स कर दिया कि शुगर की प्राइस. जी जी बिल्कुल, इस तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के वो फिक्स करते हैं इमरान, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि यार रमजान में 50 पर केजी शुगर होगा. क्लियर? उसने शुगर मिल से कह दिया कि यार इससे कम पे इससे ज्यादा पे आप नहीं बेचोगे, ठीक है. ये फिक्स किया है उसने, तो इसको कहते हैं रेगुलेटेड प्राइस. हुकूमत डिसाइड करती है ना कोई किसी भी प्रोडक्ट की. क्लियर जी? तो इसको कहते हैं रेगुलेटेड प्राइस. लेकिन जो मार्केट प्राइस होती है, इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस, वो हुकूमत डिसाइड नहीं करती, वो मार्केट की फोर्सेस डिसाइड करती है. अब वो किस तरह डिसाइड करती है, उसी को पढ़ने हम जा रहे हैं. लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करे या वो इक्वल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस. अब देखें, ये है हमारे पास प्राइस 110, 100, 90, 80, इस तरह गिरते गिरते 30 तक आ गए. अब देखें क्वांटिटी डिमांडेड. अब क्वांटिटी डिमांडेड जब 110 थी तो कोई भी डिमांड नहीं कर रहा था. जैसे फिर 100 हो गई तो उसके 100 यूनिट बिकने शुरू हो गए, ठीक है. इसी तरह जैसे जैसे प्राइस गिरती गई, ठीक है ना, तो क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज आता गया. इस पॉइंट में कोई इशू, ये तो लॉ ऑफ डिमांड है ना, इसमें तो कोई इशू तो नहीं है ना. जी क्लियर. अब देखिए हम आ जाते हैं क्वांटिटी सप्लाइड की तरफ. क्वांटिटी सप्लाइड में हमने पढ़ा
कि प्राइस का और सप्लाई का आपस में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब देखो प्राइस गिर रही है, प्राइस गिर रही है ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी गिर रही है ऊपर से नीचे की तरफ। अगर आप इसको इनवर्स देख ले कि प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसको टेबल को इनवर्स भी दे सकते हैं, तो क्या होगा, आपके पास क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। तो ये पॉइंट्स क्लियर है। लेकिन हमने इसमें एक ऐसा पॉइंट देखना होगा कि जहां डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो। तो ये हमारे पास ये पॉइंट है, ये देखिए इधर भी 60 प्राइस एक ऐसा पॉइंट है कि जहां क्वांटिटी डिमांड भी 500 थी और क्वांटिटी सप्लाई भी 500 थी। क्लियर जी? इसमें से ये एक ऐसा पॉइंट है, ये वाला। तो ये जो प्राइस होगा ये 60, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। क्लियर जी? इस टेबल में कोई इशू? शाबाश, इस टेबल के बाद हम डायग्राम बनाएंगे। इस टेबल में कोई इशू? एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा प्राइस जहां डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो, उस प्राइस को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। वो प्राइस दोनों के एक्सेप्टेबल होगा। जी मजीद, सलमान, इमरान, हमजा, शमीन, इकरा, भाई जिसके नाम नहीं भी लिया यार। जी शाबाश हैदर, ठीक है, खालिद सदीक, ठीक है, इकरा शाबाश, शाबाश अहमद, शाबाश। ठीक है, अब आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा, टेबल से पढ़ा कि इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस कौन सा प्राइस होते हैं, जहां डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो। अब देखें, ये है हमारे पास डिमांड कर्व। काइंडली आप यार म्यूट करते जाए ताकि डिस्टर्बेंस ना होना यार। मैंने भी म्यूट किया सबको, लेकिन रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जी देखें, ये है हमारे पास डिमांड कर्व, ठीक है, डी स्टैंड फॉर डिमांड, और ये है हमारे पास सप्लाई कर्व। क्लियर जी? अब हमारे पास इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस कौन सा है? ये पॉइंट जहां डिमांड और सप्लाई आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले या क्रॉस कर ले, या जिधर डिमांड और सप्लाई हम हमारे पास आपस में बराबर हो, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये दोनों को एक्सेप्टेबल होगा, प्रोड्यूसर के लिए भी बेनिफिशियल है और कंज्यूमर के लिए भी। अब ये पॉइंट्स में इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम इस प्राइस पे आ जाते हैं, इस प्राइस पे, तो इधर क्या होगा? इधर आप देख लें कि इधर आपके पास सप्लाई ज्यादा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम इस पी पे आ गए, ये इस पॉइंट पे, तो इधर हमारे पास क्या होगी? इधर हमारे पास सप्लाई ज्यादा, ठीक है, और डिमांड कम है। ये देखिए, सब इस पॉइंट पे ये सप्लाई होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, और हमारे पास डिमांड ये होगी। तो इधर होगा क्या? इधर होगा हमारे पास सरप्लस, हमारे पास सरप्लस अवेलेबल होगा। क्लियर जी? सप्लाई हमारे पास ज्यादा है, क्लियर, और डिमांड हमारे पास कम है, तो होगा क्या? हमारे पास सरप्लस स्टॉक पड़ा होगा, लोग खरीदेंगे नहीं उसको, तो ऑटोमेटिकली हमें अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा, ताकि लोगों में, मैं इधर रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट में तो कोई इशू नहीं ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट में तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम इस पी पे आ जाते हैं, इस प्राइस पे, इस वाले प्राइस पे, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, तो इस पॉइंट पे हमारे पास सप्लाई ये होगी, ठीक है ना, सप्लाई ये, और हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड ये होगी। क्लियर? तो हमारे पास सप्लाई ज्यादा है ना, सप्लाई फॉर एग्जांपल सप्लाई होगी 700, और हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांड थी वो थी हमारे पास 200। क्लियर? तो होगा क्या कि हमारे पास सरप्लस होगा।
क्योंकि हम हमारे पास मार्केट में 700 क्वांटिटी उसने सेल की, जबकि डिमांड है 200 क्वांटिटी की, तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, सरप्लस, लोग खरीदेंगे नहीं, तो मार्केट में सरप्लस पड़ा होगा। क्लियर? तो इस पॉइंट पे हमारे पास अगर ये प्राइस होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर हाई प्राइस चार्ज करता है ना, क्लियर, और कंज्यूमर को कम प्राइस चाहिए, तो वो डिमांड नहीं करेंगे, जब प्राइस गिरेगी तो तब वो डिमांड करेंगे। क्लियर? तो प्राइस यहां से यहां गिर के ना फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। लेकिन इधर अगर आप देखें इस प्राइस पे क्या है कि इस प्राइस पे फॉर एग्जांपल ये डिमांड होगी ये, क्लियर, और सप्लाई होगी ये। तो इधर क्या है, इधर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो होगा क्या, शॉर्टेज आएगा, इसको कहते हैं शॉर्टेज। जब सप्लाई ज्यादा होती है, जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, तो उस पॉइंट पे आएगा शॉर्टेज। क्लियर जी? और जब सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगा, तो उसको हम कहते हैं सरप्लस। क्लियर? तो इस पॉइंट पे हमारे पास आ रहा है सरप्लस, जबकि इस पॉइंट पे हमारे पास आ रहा है शॉर्टेज। जी, ये नीचे एक्सप्लेन भी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बता दें कि मैं दोबारा समझा दूं आप लोगों को। यार ऊपर आप देख लें ना इस पॉइंट पे, इधर आप देख लें, इधर ये है आपके पास सप्लाई कर्व, ये इधर आपके पास है ये डिमांड, तो सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, क्लियर, तो सरप्लस आएगा, मार्केट में सरप्लस पड़ा होगा प्रोडक्ट की। लेकिन इस पॉइंट पे अब मैं रिपीट करता हूं, लेकिन इस पॉइंट पे आप देखिए इस प्राइस पे क्या है, ये है, हम इस प्राइस पे हमारे पास क्वांटिटी डिमांड ये है, ठीक है जी, जबकि सप्लाई हमारे पास ये, तो होगा क्या, हमारे पास शॉर्टेज, क्योंकि डिमांड ज्यादा है ना। एक मिनट सब्र करो, मैं देखिए आप, ये तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये तो क्लियर है। इस पॉइंट पे आप देख ले, इस प्राइस पे है क्या चीज, इस जब प्राइस ये थी तो मार्केट में सप्लाई ये थी, ठीक है, इतनी थी क्वांटिटी सप्लाई ये वाली, और इसी प्राइस पे मार्केट में क्वांटिटी डिमांड थी ये। क्लियर जी? तो हुआ क्या कि सप्लाई ज्यादा मार्केट में और डिमांड कम, तो ये जो डिफरेंस आया ना, इसको हम कहते हैं सरप्लस। मार्केट में सप्लाई ज्यादा है जबकि मार्केट में डिमांड कम। क्लियर जी? इसके अलावा अगर हम इस प्राइस पे देखें, जब ये प्राइस थी तो मार्केट में डिमांड ये थी, ठीक है, इस पॉइंट पे ये थी डिमांड। क्लियर जी? और सप्लाई क्या थी, सप्लाई थी ये, तो इस पॉइंट पे डिमांड ज्यादा थी जबकि सप्लाई कम, तो हमारे पास शॉर्टेज आएगा। ये इधर एक्सप्लेन भी है, ठीक है, शॉर्टेज और सरप्लस, ये नीचे एक्सप्लेन भी है कि शॉर्टेज कैसे कहते हैं। शॉर्टेज वो पॉइंट होता है जहां क्वांटिटी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो, तो आपकी आएगी शॉर्टेज। और सरप्लस उस पॉइंट को कहते हैं कि जहां आपकी सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम। जी अब पूछे शाबाश, जब इंशाल्लाह आप इस टेबल को ना, इस टेबल को आप डायग्राम, इसमें घर में जाके डायग्राम ड्रा कर ले, ठीक है जी, जब आप डायग्राम ड्रा कर दो इंशाल्लाह फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब अहमद अब क्लियर है कि नहीं? इस पॉइंट फिर भी मसला है तो मैं फिर समझा लूंगा, कोई इशू नहीं है। जी अहमद, चलो ठीक है, आगे जाए फिर। ठीक है, ये सरप्लस और शॉर्टेज, क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड क्वांटिटी सप्लाई, तो शॉर्टेज, क्वांटिटी सप्लाई एक्सीड क्वांटिटी डिमांडेड, तो सरप्लस। ये शॉर्टेज और सरप्लस ने एक्सप्लेन भी की है।
आप इस ना काइंडली इस टेबल से ना आप डायग्राम घर में जाके बना लें, इंशाल्लाह फिर क्लियर हो जाएगा, मजीद आपकी कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस देखें। अच्छा, अब शिफ्ट इन सप्लाई एंड डिमांड। अब इस तरह भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है कि मार्केट में डिमांड कांस्टेंट रहे, डिमांड ना बढ़े, लेकिन मुमकिन है कि सप्लाई बढ़ जाए। ये भी मुमकिन है मार्केट में कि सप्लाई कांस्टेंट रह जाए, ठीक है, मार्केट में सप्लाई ना हो प्रोडक्ट की लेकिन डिमांड बढ़ जाए। सो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई में, हमारा कर्व राइट या लेफ्ट की तरफ मूव करता था। डिमांड में इस तरह था ना जी, शिफ्ट एंड डिमांड एंड शिफ्ट एंड सप्लाई, शिफ्ट एंड डिमांड में क्या था, हमारा कर्व इस तरह मूव करता था राइट या लेफ्ट की तरफ, और सप्लाई में किस तरह मूव करता है, इसी तरह अप्स एंड डाउन्स। तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है जी, उन्होंने ये सवाल एक दफा पूछा भी था आपसे अभी रिसेंटली, मेरे ख्याल से 2018-19 में उसने पूछा है, लेकिन उसने इस तरह नहीं पूछा था, उसने सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री के हवाले से पूछा था। देखो उसने कहा कि दो तरह के दो गुड्स हैं, एक है मार्जिन और एक है बटर, ठीक है, लेकिन उसने मार्जिन और बटर का नहीं पूछा, उसने कहा यार दो गुड्स है जो कि सब्स्टिट्यूट्स हैं, मार्जिन भी तकरीबन बटर की तरह कोई चीज होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि मार्जिन और बटर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक दूसरे की रिप्लेसमेंट में यूज होते हैं, क्लियर। तो उसने सब्स्टिट्यूट का पूछा कि यार अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स हो और एक की सप्लाई कांस्टेंट रहे जबकि दूसरी की डिमांड में चेंज आए तो क्या होगा, एक डायग्राम के थ्रू आप बताएं, क्लियर। और एक उसने कंप्लीमेंट गुड्स के थ्रू पूछा था। तो मार्केट फॉर मार्जिन, अब देखिए हम डील करते हैं मार्जिन में, मार्जिन भी तकरीबन आप देख रहे हैं नेट पे सर्च के लिए कोई बटर की तरह कोई चीज होती है, क्लियर, जो कि हम बटर के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब उसने कहा कि यार हम मार्जिन के सब्स्टिट्यूट, मार्जिन ये हमारा जो ये कर्व जो है ना, ये कर्व ये हमारे पास मार्जिन का कर्व है, लेकिन हुआ ये कि इसका जो सब्स्टिट्यूट था, सब्स्टिट्यूट बटर की प्राइस में राइज आ गई, ठीक है, बटर की जो प्राइस थी उसमें इंक्रीज आया। अब उसका इफेक्ट मार्जिन पे क्या पड़ेगा, फिर इस तरह का उसने एक सवाल पूछा था आप लोगों से। अब देखिए इसकी सप्लाई तो रही कांस्टेंट, मार्जिन की अपनी सप्लाई है कांस्टेंट, देखिए एक ही कर्व है ना भाई, एक ही कर्व है ना, देखिए भाई एक ही कर्व है, लेकिन हुआ क्या कि उस अब मार्जिन की डिमांड में इंक्रीज आया, क्यों, क्योंकि इसकी सब्स्टिट्यूट की प्राइस में इंक्रीज आ गई, सब्स्टिट्यूट की प्राइस में इंक्रीज आने से इसकी डिमांड में इंक्रीज आ गई, मार्जिन की डिमांड में इंक्रीज आ गई, बटर की प्राइस में इंक्रीज आ गई। जब बटर की प्राइस में इंक्रीज आने से हुआ क्या, इसकी डिमांड में इंक्रीज आ गई, क्यों, क्योंकि बटर से कंज्यूमर इधर शिफ्ट हो गए मार्जिन की तरफ। तो पहले हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास ये पी नॉट मींस इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन हुआ क्या, जब इसकी सप्लाई तो कांस्टेंट है लेकिन इस मार्जिन की डिमांड में इंक्रीज आ गई, क्यों, क्योंकि इसकी सब्स्टिट्यूट की प्राइस में इंक्रीज आया, जिसकी वजह से उनके कंज्यूमर भी इधर शिफ्ट हुए और हमारी डिमांड बढ़ गई, हमारे मार्जिन की डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ गई तो हमारा कर्व ने राइट की तरफ मूव कर लिया, जब मूव कर लिया तो हुआ क्या, अब हमारे पास इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस क्या बनी, P1, ठीक है जी। आई रिपीट, ये हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में आया इंक्रीज, जब इंक्रीज आया तो मार्जिन की जो प्राइस जो सप्लाई थी वो रही कांस्टेंट, सप्लाई एक ही कर पे शो हो रही है ना, कांस्टेंट सप्लाई है ना, देखें, ठीक है, ठीक। तो हुआ क्या, हमारे पास पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट यही था, लेकिन मार्जिन में अब डिमांड में इंक्रीज आया, क्योंकि बटर की प्राइस में राइज होने से उधर के कंज्यूमर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो अब हमारी क्वांटिटी डिमांड कर्व बढ़ गई, यहां से यहां मूव कर लिया, तो अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन जाएगा जी। अब इस डायग्राम में कोई इशू
जी जी, अहमद, हैदर, हमजा, आसिफ, शमीन, इकरा, सदीक, भाई जितने भी दोस्त है, शाबाश, शफकत। समझ आ रही है ना? अगर आपको शिफ्ट इन डिमांड कर वाला, जी जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही समझे अजहर, माजून की प्राइस बढ़ गई ना, बिल्कुल आप सही समझे भाई। अब अगर उसकी प्राइस मजीद बढ़ती है अजहर, अगर उसकी प्राइस मजीद बढ़ती है तो मजीद कस्टमर इधर शिफ्ट होंगे और हम अपनी मार्जिन की प्राइस मजीद बढ़ा देंगे। बिल्कुल सही समझे आप। जी जी बिल्कुल। बटर की प्राइस, देखो बटर की प्राइस तो बढ़ गई ना, तो उधर से कंज्यूमर, ये भी मुमकिन है कि बटर की प्राइस बहुत ज्यादा बड़ी हो, उसकी प्राइस मार्जिन से भी ज्यादा बड़ी हो, जब जो ये कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर उसने मार्जिन की तरफ शिफ्ट कर लिया। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस डिक्रीज हो जाए मजीद, तो भाई फिर ये होगा इधर, फिर आपके कंज्यूमर यहां से उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपकी डिमांड में डिक्रीज आ जाएगा, आपकी मार्जिन की डिमांड में डिक्रीज होके ना प्राइस गिर जाएगी। ठीक है ना मजीद? इसके अपोजिट आप देख ले भाई, जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस गिर जाएगी, बटर की बटर की प्राइस गिर गई भाई, जब बटर की प्राइस गिर गई तो आपके कंज्यूमर फिर यहां से उधर शिफ्ट हो जाएंगे बटर की तरफ, जिसकी वजह से आपका डिमांड कर्व गिर जाएगा, और डिमांड कर्व गिरने की वजह से फिर आपकी प्राइस में डिक्रीज आ जाएगा। बिल्कुल सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट हो जाओगे ना भाई। जी बाकी भी कंफर्म कर दें भाई। ये सवाल उसने पूछा था रिसेंटली, 2018-19 में ये सवाल आया था, उसने मार्जिन और बटर का नहीं पूछा, उसने कहा सब्स्टिट्यूट का पूछा था और कॉम्प्लीमेंट का पूछा था भाई, कि अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस में चेंज हो तो फिर क्या असर पड़ेगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट में की प्राइस में चेंज हो तो फिर क्या असर पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो ये था आपका सब्स्टिट्यूट के हवाले से। तो वो जरूरी नहीं कि आपसे, यार वो आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं, 7 अप और पेप्सी का इस तरह अलग अलग भी पूछ सकते हैं, या वो आपसे डर के गया सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, या कॉम्प्लीमेंट का क्या असर पड़ेगा अगर उसकी प्राइस और उसमें डिग्री। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर यही डायग्राम बनेगा, उधर आप लिख लें मार्केट फॉर सब्स्टिट्यूट, हेडिंग वो दे दे। या अगर वो आपसे ना कॉफी और टी का पूछे, तो अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे कहे कि कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो टी पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले टी का ये, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ गई है तो उधर के कंज्यूमर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी टी की, और ऑटोमेटिकली हो क्या जाएगा, इधर टी की प्राइस भी बढ़ जाएगी। क्लियर जी? क्योंकि सप्लाई तो कांस्टेंट है ना, देखें सप्लाई तो कांस्टेंट है, जब सप्लाई कांस्टेंट रही और डिमांड में इंक्रीज आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी। अच्छा अब